मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज को, जिसमें 1 से लेकर के 120 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 119 नंबर पे, क्योंकि यहीं पर वीडियो खत्म हुआ था। 119 नंबर में क्या बोला गया कि वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट, इनमें से एक पोइट वाज निकनेम, जिसका यहाँ पर निक नाम दिया गया है। यानी कि इनमें से चारों में से कौन सा एक ऐसा पोइट है जिसका एक निक नाम दिया गया लेडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि कौन से पोइट को लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी ऑफ लाइट कह करके पुकारा जाता था। और बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट, किसके द्वारा? बाय हिज, उसके फेलो अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है उसके साथ ग्रेजुएशन करने वाले साथियों के द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो उसके साथ ग्रेजुएशन कर रहे थे उन साथियों के द्वारा जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट या लेडी ऑफ लाइट कह करके पुकारा जाता था। तो ये लेडी ऑफ क्राइस्ट और लेडी ऑफ लाइट ये किसका निक नाम है? तो निक नेम ये है जॉन मिल्टन जी का। किसका? जॉन मिल्टन का। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और ये टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। जॉन मिल्टन वाज निकनेम्ड, और इनका निकनेम क्या था दोस्तों? लेडी ऑफ क्राइस्ट, या हम इसको लेडी ऑफ लाइट कहते थे, बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट, जो उनके साथ ग्रेजुएशन करते थे, ठीक है, उनके द्वारा जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट और लेडी ऑफ लाइट बोला जाता था। इसके बाद अगर हम बात करें 120 पर, तो 120 पर क्या बोला गया है? When the assault was intended to the city, क्या बोला गया है? When the assault was intended to the city, ये एक सोनेट का नाम है, और इस सोनेट को किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है। और कब लिखा गया दोस्तों? ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा, 1642 में इस सोनेट को लिखा गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही, जॉन मिल्टन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मिल्टन्स 8 सॉनेट्स ओरिजिनली अनटाइटल्ड बट सब्सिक्वेंटली मोर कॉमनली एज भेन असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी वाज रिटन बाय, ये लिखा गया द पोइट, कवि जॉन मिल्टन के द्वारा, और कब लिखा गया? 1642 में। एज अ फॉर्म, एक फॉर्म ऑफ जोक के रूप में, बल्कि आप कह सकते हो सीरियस जोक, एज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, इसमें एक सीरियस जोक को डिस्क्राइब किया गया है। किसमें? मिल्टन के when assault was intended to the city नामक सोनेट में। अगला क्वेश्चन है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक ओड है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज आ, ये क्या है? तो ये एक ओड है दोस्तों। क्या है? एक ओड है। तो आप इसके आगे ही ओड लगा लिया करो। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो इसका मतलब 25 दिसंबर की सुबह को जॉन मिल्टन ने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा है। और जब ये लिखा था उस समय सन थी 1629, और उस समय जॉन मिल्टन जी की उम्र थी 21 साल, यानी कि जॉन मिल्टन ने 21 साल की उम्र में 25 दिसंबर 1629 की सुबह को ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी नामक ओड लिखा। अब आगे जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज एन ओड, ये क्या है? एक ओड है, रिटन बाय जॉन मिल्टन, किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। उस समय जॉन मिल्टन की उम्र कितनी थी? 21 साल। कितनी थी? 21 साल की उम्र में 1629 को लिखा। और ये जो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ओड है, ये पब्लिश हुआ था इन हिज पोएम्स, इनका एक पोएम्स नाम का वॉल्यूम था, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, जो कि 1645 में आया था। इसमें इसको क्या किया गया था? पब्लिश कराया गया था। इस पोएम को जब आप पढ़ोगे तो इसमें जॉन मिल्टन जी ने डिस्क्राइब किया है क्राइस्ट के इनकारनेशन के बारे में। इनकारनेशन का मतलब होता है
अवतार लेना, यानी कि जीसस क्राइस्ट के अवतार के बारे में बताया गया है। एंड हिज ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर। ठीक है, तो किन चीजों के बारे में? क्राइस्ट इनकारनेशन एंड ओवरथ्रो ऑफ अर्थली एंड पैगन पावर्स के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। 122 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। इनमें से 4 आपके दिए गए, 4 में से 3 जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखे गए, एक लिखा गया है। कौन सा? तो नोबम ऑर्गेनम ये नहीं लिखा गया। ये शायद, अगर मुझे याद आ रहा है तो इसको लिखने वाले कौन हैं? सर फ्रांसिस बेकन, शायद मे बी सर फ्रांसिस बेकन के द्वारा नोबम ऑर्गेनम लिखा गया है। ठीक है, इडाइमियन आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, प्रोथालेमियन भी। और अगर जॉन मिल्टन के द्वारा जो लिखा गया है वो डी डॉक्ट्रिनिया क्रिस्टियानिया करके इनका पूरा वर्क का नाम था। डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिनिया, CHRISTINA क्रिस्टिनिया। ठीक है, दी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिनिया करके एक वर्क था, उसको लिखा गया। तो आगे देखो, ये भी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बी, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन के द्वारा। और ये है क्या? एक लैटिन मनुस्क्रिप्ट है। मनुस्क्रिप्ट क्या होती है? पांडुलिपि, यानी कि हाथों से लिखे गए वर्क को हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। फाउंडेड इन 1823 में, एट्रीब्यूटेड जिसमें एट्रीब्यूट किया गया टू जॉन मिल्टन के लिए, हु डाइड जो कि 148 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। सिंस मिल्टन वाज ब्लाइंड बाय द टाइम ऑफ द वर्क क्रिएशन, जब इस वर्क को क्रिएट किया गया था, इसकी रचना की गई थी, क्रिएशन के समय जॉन मिल्टन क्या थे? अंधे थे। और दिस एट्रीब्यूशन, ये योगदान अज्यूम्स करता है डेट की एन अमियोनिसिस एडेड द ऑथर, कि अमियोनिसिस ने इनको ऐड सहायता दी थी लिखने में द ऑथर को, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति तो किसी वर्क को लिख ही नहीं सकता। तो जॉन मिल्टन क्या करते थे? ये बोलते थे और इनके असिस्टेंट के द्वारा वर्क को लिखा जाता था। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्स, किसने कह करके पुकारा मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन ऑफ वॉइस, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। फिर से रिपीट करता हूं, इसको मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा ये कमेंट किया गया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन जी को कह करके पुकारा। क्या कह करके पुकारा? क्या कहा इनके बारे में? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा? जॉन मिल्टन ने। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, एक बार को आप पढ़ के देख लीजिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सेड, कहा अबाउट बारे में, पोइट मिल्टन के बारे में। और क्या कहा? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड बोला। और कौन सी पोएम में? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा एक पोएम लिखी गई थी जिसका नाम था मिल्टन। मिल्टन नामक पोएम में इसमें क्या किया था? मिल्टन नामक पोएम को जब आप पढ़ोगे, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोएम है। मिल्टन नाम नहीं है यहाँ पर, ये एक पोएम का नाम है जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके लाइन नंबर 2 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा। ठीक है, ये भी टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। अगला हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है? 124 नंबर पे अगर हम बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क, इनमें से नीचे कुछ वर्क दे गए हैं, उन रचनाओं में से मिल्टन इज आ प्रोज वर्क, मिल्टन की एक प्रोज रचना है। यानी कि नीचे दिए गई रचनाओं में से मिल्टन की कौन सी एक प्रोज वर्क है? तो लैसिडस तो एलेजी है, पास्टोरल एलेजी है। पैराडाइज रीगेंड जो है ये इनकी पोएम है जो कि 4 बुक्स में आई थी। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, ये भी एक पोएम है। एरोपेजेटिका इनका प्रोज ट्रैक्ट है, प्रोज पोलेमिक ट्रैक्ट है। तो ध्यान बनाए रखना, एरोपेजेटिका जो कि आया था 1644 में। कब आया था? 1644 में। जिन्हें इसी प्रोज वर्क में इन्होंने अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग वर्क को क्या किया था? अपोज किया था। ओके, फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए। तो जरा इसके एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ोगे और अच्छा समझ आएगा। एरोपेजेटिका, अ स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन,
ये किसका एक भाषण होता है, किसका, जॉन मिल्टन जी का, फॉर द लिबर्टी, किसके लिए, लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए। और कहाँ दिया जाता है, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की संसद में दिया गया ये एक भाषण है जो कि 1644 में दिया गया था। और ये क्या है, प्रोज पोलेमिक ट्रैक्ट है बाय इंग्लिश पोइट स्कॉलर। इंग्लिश पोइट स्कॉलर किसको कहा जा रहा है, ये जॉन मिल्टन के लिए बोला जा रहा है। इंग्लिश पोइट स्कॉलर, विद्वान एंड पोलेमिकल ऑथर जॉन मिल्टन के द्वारा, जिसमें इन्होंने अपोज किया था, अपोजिंग जिनमें विरोध किया था लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप ऑफ इस प्रेस को। और इसमें सपोर्ट किसका किया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर पे, देखिएगा कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, ये एक नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। ठीक है, इस पैसेजेस, इसमें नोटेबल यानी कि झलकी दिखाई देती है किसके, ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज के रूप में। अगर हम इनके ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, ऑटोबायोग्राफिकल उसको कहते हैं जो कि जिसमें आत्मकथात्मक यानी कि अपने जीवन, अपने खुद के जीवन से रिलेटेड कोई जानकारी दी गई हो, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इतना क्लियर हो गया। तो चलो एक बार कोई एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको बेहतरीन और समझ आ जाएगा इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है भैया, एक्सप्लेनेशन में क्या गया, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, एक आत्मकथात्मक पैसेजेज के लिए उल्लेखनीय है, नोटेबल है। नोटेबल का मतलब उल्लेखनीय होता है। उल्लेखनीय किसके लिए जाना जाता है, इसके ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेज के लिए जाना जाता है। ये क्या है, इट इज एन एपिक पोइम, और ये एक एपिक पोइम है। किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है 17वीं सेंचुरी के पोइट के द्वारा। यानी कि जॉन मिल्टन जी जो थे वो 17वीं सेंचुरी पोइट थे, जिनका जन्म जो है वो 1608 में और मृत्यु 1674 1674 में हो गई। दी पोएम इज सेपरेटेड, और इस पोएम को कितने 12 बुक्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। यानी कि ये पूरा का पूरा पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है वो 12 पुस्तकों में डिवाइड है, 12 पुस्तकों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 126 नंबर पे, हु इज दी हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, तो देखो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यार, सैटन माने या एडम माने। तो यकीन मानो, अगर विलियम ब्लैक के अनुसार मानोगे तो विलियम ब्लैक ने जब पैराडाइज लॉस्ट को लिखा तो उन्होंने कमेंट किया था कि सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। तो ब्लैक के अनुसार सैटन, लेकिन रियलिटी में हु, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो आप किसको टिक करोगे, एडम को। एडम इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है, एडम है। इसको जरा एक बार पढ़ करके देख लो। एडम इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ही वाज मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर, ऑफ ऑल एंजल्स इन हेवन। हेवन में, स्वर्ग में जितने भी एंजल्स थे उन सभी एंजल्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत वो कौन था, एडम ही था। ही इज डीपली एरोगेंट, ओके, एलवेट, पावरफुल एंड जिसमें शक्तिशाली और करिश्माई होते हुए भी वह अत्यधिक अहंकारी था, ये भी ध्यान रखना। डीपली एरोगेंट, एलवेट, एलवेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, पावरफुल होने, और कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक, करिश्माई, पावरफुल था बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो क्या था, एरोगेंट था। कौन, एडम। अगला क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें तो मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट हैज बीन प्रेज्ड, इसकी प्रशंसा की गई फॉर इट्स, किसके लिए, जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था उस पैराडाइज लॉस्ट की प्रशंसा किसके लिए की गई थी, तो इसकी भव्य शैली के लिए प्रशंसा की गई थी, इसके ग्रैंड स्टाइल के लिए। और ये भी क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। अब जरा एक बार कोई इसको पढ़ करके देख लो, आपको और समझ आ जाएगा। इसको एक बार पढ़ करके समझो कि इसमें क्या है, आप समझोगे तो और समझ आएगा। पैराडाइज लॉस्ट ये क्या है, एक एपिक पोएम है, और किसमें लिखी गई, ए ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, 17वीं सेंचुरी इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा इसको लिखा गया है। इसका फर्स्ट वर्जन, जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था दोस्तों,
वो पब्लिश हुआ था कब? 1667 में। और इसमें तब कितनी पुस्तकें थी? जब ओरिजिनली ये 1667 में यानी कि 1667 में ये पहली बार इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, तब ओनली 10 बुक्स थी विद ओवर द 1000 लाइन्स, और लगभग 10,000 लाइन्स से ऊपर इसमें लाइनें थी। सेकेंड एडिशन इसका फॉलोड इन 1674, और पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकेंड एडिशन आया वो 1674 में आया, अरेंज इनटू 12 बुक्स। और ये फिर जब ये इसका सेकेंड एडिशन 1674 में आया, तब इसमें 10 की जगह कितनी पुस्तकें थी? 12 पुस्तकें थी। आगे, विद माइनर रिवीजन थ्रू आउट एंड अ नोट ऑन वर्सिफिकेशन। अब इसमें एक चीज और ध्यान बनाए रखना, जो 12 पुस्तकें थी तो बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को स्प्लिट किया गया था, ठीक है, दो भागों में बांटा गया था, इसलिए इसमें कितनी टोटल हो गई? 12 पुस्तकें हो गई। मिल्टन वाज प्रेज्ड, मिल्टन की प्रशंसा की गई। जब लोगों ने मिल्टन के द्वारा लिखी गई इस एपिक को पढ़ा, पैराडाइज लॉस्ट को, तो इसमें जो उन्होंने ग्रैंड स्टाइल का यूज किया था, इसकी सब लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई। इट इज कंसिडर्ड बाय क्रिटिक्स टू बी मिल्टन्स मेजर वर्क, और इसी वर्क को जो क्रिटिक थे, वहां के आलोचक थे, उनके द्वारा मिल्टन का एक बहुत बड़ा मेजर वर्क माना गया। एंड इट हेल्प सॉलिडिटी हिज रेपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स ऑफ हिज टाइम। और फिर ये भी कहा गया कि इस वर्क ने अपने समय के महानतम अंग्रेजी कवियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की, यानी कि उनको पूरी दुनिया भर में प्रतिष्ठित कर दिया, फेमस कर दिया। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर पे, सैमसन अगोनिस्ट बाय मिल्टन। जो सैमसन अगोनिस्ट है वो मिल्टन का क्या है? इज अ प्ले, एक वर्स ट्रेजेडी या वर्स प्ले है, ठीक है। ये भी कब आया था? कब आया था भाई? 2009 में। तो एक बात और ध्यान रखना कि सैमसन अगोनिस्ट 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ इसको पब्लिश कराया गया था। ये एक वर्स ट्रेजेडी है या वर्स प्ले कह सकते हो, और इसको भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। दूसरा, ये एक क्लॉसेट ड्रामा है, और क्लॉसेट ड्रामा वो होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो सैमसन अगोनिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? मिल्टन के द्वारा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो देखो क्या दिया गया है। सैमसन एगोनिस्ट क्या होता है? ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ये एक ट्रेजिक क्लॉसेट ड्रामा है, ठीक है, बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरी, यानी कि बाइबल की कहानियों पर यह आधारित है। और ये काय में लिखा गया है? एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। डेट इज प्रेजेंटेड, जिसको प्रेजेंट किया जाता है लाइक अ प्ले, एक नाटक के रूप में, विद डायलॉग फॉर सेवरल कैरेक्टर्स, इसमें अनेकों कैरेक्टर्स हैं। बट इज रिटन इन पोएटिक स्टाइल, बट इसको एक पोएटिक स्टाइल में लिखा गया है साथियों, ठीक है। इट इज रिटन इन 1671। हमने पहले भी बता चुके हैं कि सैमसन एगोनिस्ट को कब लिखा गया है? 1671 में। तो ये क्या है? एक वर्स ट्रेजेडी है, वर्स प्ले है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिएगा फ्रॉम विच बुक, कौन सी बुक से, फ्रॉम विच बुक, कौन सी बुक को हैज इट बीन टेकन, ये लिया गया है। और कौन सा दोस्तों? टू बी वीक इज मेजरेबल डूइंग आर सफरिंग, ये वाला कहां से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। कहां से? पैराडाइज लॉस्ट। तो ध्यान बनाए रखना, जरा एक बार इसको अपने आप खुद पढ़ के देख लो और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो चलो फिर से कि इन विच बुक, कौन सी बुक से इट बीन टेकन, ये लिया गया है। टू बी वीक, कमजोर होना, इज मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग, उन्होंने कहा कमजोर होना, दुखी करना या अपने आप को पीड़ा देना है, ठीक है। तो इसलिए आप कमजोर मत रहिए। क्या बहुत अच्छी लाइन है, कहीं पर भी आप नोट भी कर सकते हो। टू बी वीक, कमजोर होना, इज मेजरेबल डूइंग आर सफरिंग, यानी कि कमजोर होना दुखी करना है
या अपने आप को सफरिंग यानी कि पीड़ा देना है। ये भी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई लाइनें हैं। कहां से? पैराडाइज लॉस्ट से। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। ये लाइनें जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय सटन। और इन लाइनों को किसके द्वारा बोला गया है? सटन के द्वारा बोला गया है। सटन convincingly realized his troops by refreshing their spirits and recommitting them to their original goal। उन्होंने कहा यहाँ पर जो सटन है वो अपने सैनिकों की आत्माओं को ताजा करके और उनके मूल लक्ष्य की ओर फिर से प्रतिबद्ध करके, जैसे एक सैनिक का कमांडर नहीं होता है, अपने सैनिकों में एक नई ऊर्जा भरता है, वैसी इन लाइनों को बोल करके सटन भी अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप्स को एक नई ऊर्जा रिफ्रेश करने का काम करता है। ठीक है, टू नेवर डू गुड एंड टू ऑलवेज डू इविल अगेंस्ट गॉड्स विल। फिर उसने ये भी कहा कि कभी भी अच्छा नहीं करने के लिए और हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बुराई करने के लिए अपने सैनिकों को क्या करता रहता है? आश्वस्त करता है, उन्हें विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? कि हमें तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बुराई करने के लिए जो है आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। इस तरीके से अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप्स को मोटिवेट करता है, यानी कि भगवान के विरुद्ध भड़काता रहता है। भगवान कोई अच्छा काम करेगा, तुम कोई बुरा काम करो, उसकी अच्छाई को नष्ट कर दो। Which of the following is a pastoral poem by जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सी, ये देखो टीजीटी 2005 में, इनमें से कौन सी पोइम जो है वो पास्टोरल पोइम है जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पोइम? सी लैसिडस। कौन सी? लैसिडस जो है वो इनकी क्या है? एक पास्टोरल पोइम है। लैसिडस को लिखा गया, कब लिखा गया? 1637 में इसको लिखा गया है और 1638 में इसको पब्लिश करवाया गया। अगर हम एडोनिस, और ये किसकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी ने लैसिडस को लिखा था? तो एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी ने इस पास्टोरल एलिजी को लिखा। एडवर्ड किंग जो कि इनके यूनिवर्सिटी के क्या थे? फ्रेंड थे। अगला एक वर्क दिया है एडोनिस, ये भी समझते चलो, इंपॉर्टेंट एलिजी है। एडोनिस 1821 में आई है। एडोनिस 1821 में आई है और ये शैली के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पीबी शैली के द्वारा। ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट, जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के एडोनिस को लिखा है। अगर हम थायरसिस की बात करें तो ये 1865 में, कब आई है? 1865 में। और थायरसिस को मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। और किसकी मृत्यु से दुखी होकर के? एएच क्लॉप, CLOUGH, इनकी मृत्यु से दुखी होकर के मैथ्यू अर्नोल्ड ने 1865 में थायरसिस को लिखा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है? ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 131 नंबर पे, तो मिल्टन की पोइट्री इज अ मिरर, एक मिरर है, इन विच, जिसमें राइटर्स कैरेक्टर, लेखक के कैरेक्टर, चरित्र इज वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से रिफ्लेक्टेड होते हैं। हु मेड दिस स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट को किसने कहा? तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले मैकमिलन थे। कौन थे? मैकमिलन। मैकमिलन के द्वारा इस स्टेटमेंट को बोला गया। क्या बोला गया है? कि मिल्टन की कविता एक ऐसा दर्पण होती है, एक ऐसा मिरर होती है, जिसमें लेखक का चरित्र बहुत ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, दिखाई देता है। ये कथन किसने दिया? तो मैकमिलन का नाम ध्यान बनाए रखना, मैकमिलन। इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। मैकमिलन ने ये कहा था, क्या कहा था? कि मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। इसमें नोट पॉइंट आप ध्यान बनाए रखना। मैकमिलन इज अ ब्रिटिश पब्लिशिंग कंपनी ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिग 5 इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिशर्स। तो नोट पॉइंट में थोड़ा सा
मैकमिलन के बारे में बताया गया है कि मैकमिलन एक ब्रिटिश प्रकाशन कंपनी है। मैकमिलन एक ब्रिटिश प्रकाशन कंपनी है जिसे परंपरागत रूप से बिग फाइव अंग्रेजी भाषा के प्रकाशकों में से एक माना जाता है। मैकमिलन एक प्रकाशक हैं, ठीक है। द पोइट, द पीरियड और नॉन एज जानी जाती है द एज ऑफ मिल्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट टीजीटी 2005 में पूछा गया है कि एज ऑफ मिल्टन के नाम से कौन सी एज जानी जाती है। तो 1625 से लेकर के 1660 के बीच की एज जो है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानी जाती है। तो चलो जरा एक बार को देखो, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। द पीरियड एज ऑफ मिल्टन एज 1825 से 1860 के बीच की एज जो है उसको हम क्या नाम देंगे, एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ही वाज बॉर्न, जॉन मिल्टन जी का जन्म 1608 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1674 में हो गई। मिल्टन बिलोंग्स टू दी प्यूरिटन पीरियड, और ये प्यूरिटनिज्म कहा जाता है क्योंकि ये प्यूरिटनिज्म को ही सपोर्ट करते थे। द एज ऑफ मिल्टन हैज 3 काइंड्स ऑफ पोइट। एज ऑफ मिल्टन में जो कि हमारी 1625 से लेकर के 1660 तक मानी जाती है, 1660 तक मानी जाती है। इस समय के दौरान 3 प्रकार के कवि थे। वो 3 प्रकार के कौन कौन से कवि थे, तीनों प्रकार के कवियों के आपको नाम बताना है, ठीक है। तो मिल्टन के काल में 3 प्रकार के कवि हुए। वो 3 प्रकार के कौन कौन से कवि हुए, देखो, मेटाफिजिकल, कवालियर और प्यूरिटन। मेटाफिजिकल, कवालियर और प्यूरिटन, ठीक है। तो कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बार को एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ो। मिल्टन्स एज जो कि 1625 से लेकर के 1660 थी, हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। इसमें 3 प्रकार के कवि थे। नंबर 1 मेटाफिजिकल पोइट, कवालियर पोइट और प्यूरिटन पोइट, ठीक है। 134 नंबर पे पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। इन दी कौन सी फेज ऑफ हिज लाइफ, इनके कौन से फेज में, तो लास्ट फेज में इसको लिखा गया था। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। जरा एक बार को इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश, इसका फर्स्ट वर्जन, पहला एडिशन 1667 में आया था। कंपोज जिसको लिखा गया था मिल्टन के द्वारा। मिल्टन का जन्म 1608 में, मृत्यु 1674 में, ठीक है। और इसके बाद देखो 58 से 65 तक फ्रॉम, तो ये क्या है, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को 1658 में लिखना शुरू किया और जॉन मिल्टन जी ने पैराडाइज लॉस्ट को 1665 में लिख करके समाप्त कर दिया और 67 में इसको पब्लिश किया। द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, ये इनकी देखो 74 में इनकी मृत्यु हो जाती तो इनके जीवन का अंतिम पड़ाव ही चल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 135 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय मिल्टन, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया। एबीटीजीटी 2005 में पूछा गया। तो मास्क क्या है, इसमें कॉमर्स, कौन सा कॉमर्स, और कॉमर्स को पब्लिश करवाया गया था 1634 में। कब, 1634 में इसको पब्लिश कराया गया था। एरोपेजेटिका 1644 में आई थी और लेसिडस 1637 में लिखी गई और 38 में इसको पब्लिश करवाया गया था। एक बार इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा सा पढ़ करके देख लीजिएगा। कॉमर्स जो कि 1634 में आई है, क्या है, एक मास्क है, ठीक है। इसका जॉनर क्या है, मास्क है। और ये किस लिए लिखा गया, इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटन बाय मिल्टन, ठीक है। कॉमर्स इज अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी रिटन बाय, किसके द्वारा, मिल्टन के द्वारा लिखा गया। इट वाज मिल्टन्स फर्स्ट ड्रामेटाइजिंग ऑफ हिज ग्रेट थीम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड इविल। ये मिल्टन का क्या था, अगर हम बात करें ये मिल्टन का क्या था, मिल्टन का ये एक महान विषय अच्छे और बुरे के संघर्ष का पहला नाटक था, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला हम बात करते हैं 136 नंबर पे, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में डज फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, कौन सा स्टेटमेंट, सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी, सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी।
तो देखो सॉलिट्यूड यानी कि एक अकेलापन, सॉलिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों अकेलापन। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, इज बेस्ट सोसाइटी, सबसे अच्छा समाज होता है, सबसे अच्छी सोसाइटी होती है। ये पैराडाइज लॉस्ट में इसको बोला जाता है और किसके द्वारा, सैटन के द्वारा ये लाइनें बोली गई हैं। किसके द्वारा, सैटन के द्वारा। और बुक नंबर 9 में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है, तो ध्यान बनाए रखना सैटन के द्वारा बोला गया पैराडाइज लॉस्ट में, बुक नंबर 9 में। और ये पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखी है, जॉन मिल्टन जी ने। अगला क्वेश्चन है मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, और ये भी टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है कि मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट क्या है। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट क्या है, तो ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। ये क्या है, या बर्स ट्रेजेडी भी यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये एक बर्स ट्रेजेडी है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक बार को एक्सप्लेनेशन पढ़ करके देख लो। मिल्टन सैमसन अगोनिस्ट, मिल्टन का सैमसन अगोनिस्ट इज अ क्लासिकल ट्रेजेडी। ये क्या है, एक क्लासिकल ट्रेजेडी है दोस्तों। इट टेल्स, ये बताता है सैमसन के डेथ को वाइल अ प्रिजनर ऑफ द फिलिस्तीन, जब इसको फिलिस्तीन्स के द्वारा कैद कर लिया जाता है। मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट एक क्या है, क्लासिकल ट्रेजेडी है, और ये फिलिस्तीन के एक कैदी के दौरान सैमसन की मृत्यु के बारे में इसमें चर्चा की जाती है, जिसमें एक क्या दिखाया जाता है, इट हैज अ क्यूरियस इंटरेस्ट, इसमें एक क्यूरियस इंटरेस्ट दिखाया जाता है। फॉर इन द बिब्लिकल हीरो, एक बिब्लिकल हीरो होता है, यानी कि मिल्टन का साथ देखता है मोर देन वन रिजेम्बलेंस टू हिमसेल्फ। मतलब ये हुआ कि क्योंकि बाइबल के नायक मिल्टन ने खुद से एक से अधिक समानताएं देखी अपने रूप में, फिर क्या किया, इन इट्स फॉर्म द वर्क हैज द स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन विच इज यूनिवर्सल इन ग्रेट ट्रेजेडी। तो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शन का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। और ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ग्रीक ट्रेजेडी है। 138 नंबर पे देखिए, 138 नंबर पे बात करें तो इन द ईयर 1637 में मिल्टन कन्फाइंडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैज फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनुमेंटल पोलिटिकल वर्क। Select among the following the name of his friend, to whom this information was given। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सन 1637 में मिल्टन ने अपने मित्र को विश्वास दिलाया कि उसने कुछ स्मारकीय काव्यकृति लिखने का मन बना लिया है, कुछ मोनूमेंटल पोएटिकल वर्क लिखने का मन बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है। निम्नलिखित में से उस मित्र का नाम बताना है जिसे ये सूचना दी गई, जिसके साथ इस बात को शेयर किया। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो एडवर्ड किंग। तो देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि इन द ईयर 1637 में मिल्टन ने कन्फाइंड किया टू हिज फ्रेंड्स एडवर्ड किंग से, यानी कि 1637 में, वर्ष 1637 में मिल्टन ने अपने दोस्त एडवर्ड किंग तक ये बात रखी, डेट की क्या रखी, ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड, उन्होंने अपना माइंड बना लिया अपॉन राइटिंग लिखने के लिए, सम मोनूमेंटल कुछ यादगार स्मरणीय पोलिटिकल वर्क को लिखने का मन बना लिया है। एडवर्ड किंग डाइड, एडवर्ड किंग की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ के कारण, ड्राउनिंग डूबने के कारण, व्हाइल अ वॉयज जब उनका जहाज जो है आइलैंड के लिए जा रहा था। उनके कहने का मतलब ये है एडवर्ड किंग की आइलैंड की यात्रा के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई। जब ये बॉयज का मतलब यात्रा के दौरान जा रहे थे, और जा कहाँ रहे थे ये ध्यान बनाए रखना, आयरलैंड जा रहे थे, उसी समय आयरिश सी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
मिल्टन ने इस एलेजी को डेडिकेट किया लेसिडस को अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को, और ये लेसिडस कब लिखी गई? 1637 में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 139 पे। 139 में द वुमेन कैरेक्टर डिलीला अपीयर। जो डिलीला नाम का, ये डिलीला जो है वो फिलिस्तीन की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और ये अपने प्रेम जाल में किसको फंसा लेती है? सैमसन को। ठीक है, तो डिलीला जो है वो प्रेमिका दिखाई जाती है, पत्नी दिखाई जाती है, वाइफ दिखाई जाती है सैमसन एगोनिस्ट की। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, ये वुमेन कैरेक्टर कौन से प्ले में, कौन से में ये दिखाई देता है? तो ये कौन से प्ले का कैरेक्टर है? सैमसन एगोनिस्ट का। ठीक है, जरा इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो और आपको अच्छा समझ आएगा, डिटेल जानकारी मिलेगी कि वुमेन कैरेक्टर डिलीला अपीयर होती है इन जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्स ट्रेजेडी जिसका नाम सैमसन एगोनिस्ट है, जो कि पब्लिश की जाती है 1671 में। और 1671 में ही जॉन मिल्टन का एक और वर्क आया, पैराडाइज रीगेन्ड। ठीक है, जिसमें 4 पुस्तकें थीं। डिलीला सैमसन ट्रेचरस फिलिस्तीन वाइफ दिखाई जाती है। मैंने क्या बताया कि ये जो डिलीला होती है वो फिलिस्तीन की होती है और ट्रेचरस वाइफ होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेचरस का मतलब होता है विश्वासघाती, बेवफा। ठीक है, फिलिस्तीन पत्नी दिखाई, फिलिस्तीन की होती है जो कि इसे अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसको धोखा दे देती है। सी कैजोल्स हर हस्बैंड अबाउज हर रेपिटेंस। मतलब ये हुआ, सी मीन्स वह अपने पति को कजोल करती है। कजोल का मतलब होती है बहलाती फुसलाती है, यानी कि ये जो डिलीला होती है वो अपने पति को बहलाती फुसलाती है, अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। अबॉज हर रेपेंटेंस, और इसके बाद में उसके पश्चाताप को स्वीकार करती है। रेपेंटेंस का मतलब, अबाउज मीन स्वीकार करना, हर रेपेंटेंस अपने पश्चाताप को स्वीकार करती है। बाद में ये पछताती भी रहती है, लेकिन फिर सैमसन इसको कभी भी दोबारा माफ नहीं करता एंड ट्राई टू एक्सक्यूज हर बेट्रायल फॉर ऑफ हिम। और बाद में और उसे वापस उसके मन को, उसके विश्वास को वापस जीतने के साधन के रूप में वापस उसके विश्वास को जीतना चाहती है। अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य की दलील देकर उसके साथ विश्वासघात करने का भी प्रयत्न करती है। हर बेट्रायल फॉर हिम बाय प्लीडिंग हर ड्यूटी टू हर कंट्री। वो ये भी बताती है कि मेरे देश के प्रति मेरे क्या कर्तव्य थे, एज अ मीन्स ऑफ विनिंग हिम बैक। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द लाइन। एक लाइन की बात की गई, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, और ये टीजीटी के 2010 में पूछा जा चुका है। माइंड इज इट्स ओन प्लेस। मन की भी अपना एक अलग स्थान होता है, मन का भी अपना एक अलग स्थान होता है। दोस्तों, क्या अलग स्थान होता है? कि अगर मन से व्यक्ति चाहे ना तो स्वर्ग को नर्क बना सकता है और नर्क को स्वर्ग बना सकता है। कहते नहीं, व्यक्ति के कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं तो वो नर्क को भी स्वर्ग बना देगा, और अगर कर्म बुरे हैं तो वो स्वर्ग को भी नर्क बना लेता है। तो यही बात कही गई है, और ये बात किसके द्वारा बोली गई है? किसके द्वारा बोली गई है? पैराडाइज लास्ट में बोली गई है, पैराडाइज लास्ट में बोली गई है। तो ये लाइनें जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से हैं। इट और पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। जॉन मिल्टन की जन्म कब होता है? 1608 में। मृत्यु कब हो जाती है? 1674 में। और ये पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ में 1667 में। ठीक है, और इसमें उस समय 10,000 लाइन्स होती हैं, 10,000 लाइन्स होती हैं। इसका सेकेंड एडिशन 1674 में आता है, और तब इसमें कितनी पुस्तकें होती हैं? 12 पुस्तकें होती हैं। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट बाज। तो सैमसन एगोनिस्ट के लेखक कौन है? तो वो जॉन मिल्टन है, जो कि
कब आया था? 1671 में। 1671 में ये एक वर्ष ट्रेजेडी है, क्लॉसिक ड्रामा है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और 1671 में पैराडाइज रीजेंट के साथ इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका हीरो सैमसन है और इसकी हीरोइन जो है वो कौन है? डिलीला है। इसी में मनवा नाम के सैमसन के पिता दिखाए जाते हैं। हराफा करके एक बहुत बड़ा रेस्टलर दिखाया जाता है। तो अगर आप सैमसन अगोनिस्ट को पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।